हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस टाइम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का अपना टॉपिक है चिंतन, कल्पना और तर्क। चिंतन पहले से था, कल्पना नया जुड़ा है और तर्क भी पहले से चिंतन में था, लेकिन अब इसमें से सिंपल सी बात है कि जब नया टॉपिक जो है डेफिनेट एक क्वेश्चन पकाएगा। तो एक क्वेश्चन चिंतन का मान के चले, एक कल्पना और तर्क का, तो इससे दो क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। शुरू करते थे तो चिंतन, पहले चिंतन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तर्क के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो नया जुड़ा है कल्पना, उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चिंतन से। सबसे पहले बात करते हैं चिंतन होता क्या है। तो वास्तविक रूप से देखें चिंतन होता क्या है। कोई भी जो हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी विषय वस्तु होती है, उसके बारे में सोचना। जो भी विषय वस्तु होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जिस किसी के बारे में हम सोचते हैं, वो क्या होता है? चिंतन। लेकिन चिंतन कब शुरू होगा? चिंतन तभी शुरू होगा जब हमारे सामने समस्या होगी। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम चिंतन नहीं करेंगे। मतलब हमारे मन में जो भी विचार आता है वो किसी न किसी समस्या को, चाहे वो किसी तरीके की हो, चाहे क्रियात्मक रूप से हो, चाहे उसके भावात्मक रूप से हो, चाहे आपके मानसिक पक्ष से हो, किसी भी क्या, चाहे ज्ञानात्मक पक्ष से हो। लेकिन जब तक आपके सामने समस्या नहीं आएगी तब तक आप चिंतन नहीं करेंगे। यानी समस्या के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सॉरी, चिंतन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? समस्या। यानी देयर इज नो एनी चिंतन विदाउट समस्या। कि जब तक समस्या नहीं तब तक चिंतन नहीं होगा। कोई भी विषय वस्तु है, उसके बारे में जो भी हम सामान्य सोच विचार करते हैं, वो है चिंतन। नेक्स्ट वाइज, चिंतनशील सोच। जो चिंतन है, चिंतनशील सोच के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने दिया? चिंतनशील जो सोच होती है उसके बारे में सर्वप्रथम विचार दिया किसने? जॉन ड्यूवी ने। किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। चिंतनशील सोच का प्रतिपादक बोल दिया, इसके बारे में सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। अर्थात मतलब कोई भी जब नया विचार देते हैं तो विचार सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग में आया था। तो चिंतनशील सोच का विचार किसके दिमाग में आया? जॉन ड्यूवी के दिमाग में। व्हाट द पॉइंट? यानी चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या से शुरू होता है और किसी विषय वस्तु के बारे में सामान्य रूप से सोचना क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। और चिंतनशील सोच का विचार किसने दिया था? सर्वप्रथम दिया था जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का पक्षधर था। शिक्षा कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर, यानी बच्चे के चारों इर्द गिर्द होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। और जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं थे, खुद कहा था इन्होंने कि मैं मनोवैज्ञानिक नहीं, मैं एक शिक्षा शास्त्री हूँ। ये एक्स्ट्रा बात है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बात क्या है भाई चिंतन की? चिंतन होता क्या है? किसी भी समस्या आने पर जो मन में सोच विचार करते हैं वो क्या होता है? चिंतन। और चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार दिया किसने? जॉन डीवी ने। अब नेक्स्ट बात आती है चिंतन की कुछ डेफिनेशंस की, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं चिंतन होता क्या है। देखो ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये एक एक इसकी विशेषताएं भी चल रही है साथ साथ में, और इसके बारे में इसकी जो बेसिक जानकारी वो भी चल रही है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन सभी में होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर, सभी में, सब में चिंतन पाया जाता है। सभी प्राणियों में क्या होता है? चिंतन होता है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है। जो भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक है उनको चिंतन को अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने कितने प्रकार बताए, किसी ने कितने प्रकार बताए, लेकिन सिंपल सी बात है चिंतन के बारे में वास्तविक रूप से चिंतन है क्या उसका भी देखने पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया। यानी कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो हमें, जो हमारा एनवायरमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारे आसपास का माहौल होता है, उससे संबंधित कुछ सूचनाएं मिलती हैं हमें, उसमें कुछ हम जोड़ते हैं या कुछ सूचनाएं मिलती हैं उनको हम अलग अलग करके देखते हैं। वही सूचनाओं का जोड़ना, सूचनाओं के बारे में उनको डिटेल में समझना, वो क्या होता है? वही चिंतन है। कुछ ने कैसे बताया, कुछ ने सिर्फ वातावरण के आधार पर बताया। तो कुछ लोगों ने इसे एक मध्यस्थ प्रक्रिया बताया। मध्यस्थ प्रक्रिया कैसे? कि मध्यस्थ प्रक्रिया जो किसी समस्या तथा उसका समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य बीच में होती है। कैसे? कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई और आपने उस समस्या को हल कर लिया। शुरुआत में आपके सामने, मान लो यहाँ आपके सामने समस्या आई और यहाँ आपने उस समस्या को हल कर लिया। तो इस समस्या के शुरू होने से लेकर के यहाँ तक पहुँचने के बीच में जो आपके मस्तिष्क में जो विचार आए, जो आपने माइंड में जो कुछ सोचा है, वो क्या हो गया? वही चिंतन है। क्लियर? समझ आया?
तो ये चिंतन के बारे में बेसिक जानकारी थी कि चिंतन एक कैसी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया होती क्या है कि जहां से समस्या शुरू होती है वहां से तो शुरू होता है चिंतन, और जब समस्या एंड हो जाती है तो चिंतन भी समाप्त हो जाता है। यानी समस्या आने पर चिंतन शुरू होता है, समस्या के जाने पर चिंतन समाप्त हो जाता है। इज दैट क्लियर? गॉट द पॉइंट? बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करते हैं चिंतन की कुछ और बातें, लेकिन इससे पहले चिंतन की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के बारे में कुछ कहा है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हालांकि डेफिनेशन बहुत हैं, बहुत मिलेंगे आपको, जितनी परिभाषाएं आपने बहुत सारे लिख रखे होंगे। सिंपल सी बात देखो, J.S. रोज क्या बोलते हैं? J.S. रोज ने एक बात की है कि चिंतन, ध्यान से सुन लेना, इस डेफिनेशन को बिल्कुल नोट कर लो, स्टार मार्क लगा दे। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का, यहां से एक हटा दीजिए, ये ज्ञान लगा देते हैं। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है। यानी सबसे पहली बात तो क्या, सबसे पहली बात तो ये कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया का भी कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है J.S. रोज ने, कि जो चिंतन होता है वो चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू होता है। मानसिक प्रक्रिया में कौन कौन से पहलू आते हैं? मानसिक प्रक्रिया में 3 पहलू आते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन चिंतन क्या है? ज्ञानात्मक पहलू है। इज दैट क्लियर? तो J.S. रोज की परिभाषा क्या थी कि चिंतन मानसिक प्रक्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है। ये डेफिनेशन किसने दी? ये डेफिनेशन दी जो J.S. रोज ने, और किसके बारे में दी? ये दी चिंतन के बारे में। अगली डेफिनेशन किसकी आती है? अगली डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट और आती है, किसकी? मर्सेल की। हालांकि डेफिनेशन बहुत है, बहुत परिभाषा है, लेकिन कुछ बस 2 ही परिभाषा याद करनी है अपने को जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? मर्सेल की। मर्सेल क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना। मर्सेल बोलते हैं कि समस्या का ज्ञान, समस्या का ज्ञान, जिसको ज्ञान होगा अपन क्या बोलते हैं? उसकी पहचान। वह समस्या, समस्या का ज्ञान, वह समस्या का समाधान ही क्या है? चिंतन है। कौन बोलते हैं बात? ये बात बोलते हैं मर्सेल, कि समस्या का ज्ञान यानी समस्या की पहचान, समस्या का ज्ञान और समस्या का समाधान। समस्या का एक क्या होना चाहिए? समस्या का ज्ञान यानी उसकी पहचान करना, और दूसरा आपको समस्या का समाधान करना ही क्या है? चिंतन। J.S. रोज ने क्या कहा था? J.S. रोज ने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, जबकि मर्सेल बोलते हैं कि समस्या का ज्ञान यानी समस्या के बारे में पहचान करना और समस्या का समाधान करना ही चिंतन है। ये 2 डेफिनेशन जो चिंतन के बारे में इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? सबसे पहले J.S. रोज ने क्या बोला? J.S. रोज ने बोला कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, और मर्सेल क्या बोलते हैं कि समस्या का ज्ञान यानी समस्या की पहचान और समस्या का समाधान करना ही चिंतन है। इज दैट क्लियर? 2 डेफिनेशन क्लियर होगी। अब कुछ बात आती है नेक्स्ट, क्या कि चिंतन के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब चिंतन की कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो विशेषताएं पर बोल सकते हैं, क्योंकि हालांकि विशेषता इसकी और अभी खूब सारी विशेषता बताएंगे, लेकिन अभी कुछ मेन जो 2 पॉइंट है इसके वो देखते हैं। नंबर 1 कौन सा? कि चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तो होता है। यानी कि चिंतन में कैसे होंगे? चिंतन में आपके प्रतीक भी होंगे और प्रतिमा भी होंगे, इमेजेस भी होंगे, और आपके जो सिंबल्स होंगे वो भी होंगे। चिंतन में प्रतीकों और प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तो होता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, कि जरूरी नहीं हम जिस वस्तु के बारे में, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में चिंतन कर रहे हैं वो हमारे सामने मौजूद हो, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है हमारे सामने मौजूद हो तो भी हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, और अगर हमारे सामने मौजूद नहीं हो तो भी हम चिंतन कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल लेते हैं, कोरोना। क्या हमें कोरोना दिखाई दे रहा है? नहीं, बस सिर्फ इतना ही एक वायरस होता है, ऐसा तो कुछ होता है, लेकिन क्या हमारे सामने मौजूद है? उसकी कंडीशंस मौजूद है कि उससे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहे हैं, किसी क्या हो रहा है, किसी क्या हो रहा है, लेकिन क्या हमें कोरोना दिख रहा है?
नहीं दिख रहा, तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं ना। और वैसे ही हमारे सामने कोई भी वस्तु है, मान लो आपके सामने पेन है, पेपर है, हाथ में पेन, जो भी कुछ है उसके बारे में आप सोच रहे हो, वो क्या है, वो भी एक चिंतन है। तो सामने वस्तु ऑब्जेक्ट आपके हो तो भी आप चिंतन कर सकते हो, और सामने ऑब्जेक्ट ना हो तो भी आप चिंतन कर सकते हो। तो चिंतन के लिए कतई जरूरी नहीं है कि वो वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने रियल में प्रेजेंट होना चाहिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। प्रेजेंट है तो भी चिंतन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो भी चिंतन कर सकते हो। दैट्स ऑल। ओके, अब आगे चलते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं कि हमारे जो भी पहले की जो इमेजेस होती हैं, जो पीछे का जो भी ज्ञान होता है, पास्ट जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके आधार पर उसके हम एक इमेज बना लेते हैं। अब देखो, जैसे सिंपल सी बात, अभी इसी आधार पर, क्योंकि अभी अब सब कुछ इसी के आधार पे चल रहा है, जैसे कोरोना। अब क्या कोरोना का वायरस का डिक्शन देखा था? नहीं देखा। बट हमारे साथ जब भी कोरोना का नाम है, हमारे सामने कौन सा वायरस आता है? वो ग्रीन वाला, साइड में से कांटे से निकले, वो ध्यान में आता है। क्यों? हमने पहले वैसे ही चीजें देखी, वैसे ही इमेजेस देखी, और पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने बना ली कि हमें ऐसा सब वायरस होता होगा। हमने जो भी हमारा प्रीवियस ज्ञान था, जो भी हमारा पहले का ज्ञान था, उसी ज्ञान के आधार पे हमने अपनी सोच बना ली। तो क्या होता है कि उन वस्तुओं के कुछ प्रतीक बना लेते हैं, किसके आधार पे? अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे, और उसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है, और उसी के आधार पर क्या करते हैं? चिंतन। अब जैसे ही कोरोना का नाम आया, सबसे पहले आपके दिमाग में वो ग्रीन वाली इमोजी आएगी। कौन सी? जिसमें एक ग्रीन ग्रीन कलर का एक राउंड शेप में होगा, उसके चारों तरफ ऐसे कांटे से निकले होंगे। क्या कोरोना वैसा होता है? रियल में वैसा होता है? वैसा होता है नहीं होता वो नहीं पता, लेकिन उसी के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने पहले वायरस के बारे में वैसा ही कुछ सोच रहे हैं, वायरस ऐसा ही होता होगा, तो बस वायरस सुना, कोरोना वायरस, हाँ ऐसा ही होता होगा। और अगर उसी की जगह, अगर जब शुरुआत में जब हमने वायरस पढ़े होते, अगर मान लो उसकी जगह चौकोर पढ़ते, जैसे अभी राउंड शेप वाला पढ़ रहे हैं, वैसे अगर चौकोर देखा होता तो हमारे दिमाग में फिर राउंड शेप नहीं आता, हमारे सामने कैसा था? चौकोर से पता। अब जैसे आप वो बोलता है कबूतर, जैसे ही मान लो मैंने बोला कबूतर, अब कबूतर आपके सामने फटक से आपके दिमाग में इमेज बनी, क्या बनी? कि हाँ ऐसा एक पक्षी होता है। लेकिन अगर सपोज करो, मैंने जब शुरुआत में पृथ्वी जब आई थी, या पृथ्वी पे जब मतलब मानव जीवन शुरू हुआ था, तब यहाँ पर मोर को कबूतर कहने लग जाते। शुरुआत में जब पृथ्वी बनी थी, तब तभी से मोर जो होता है ना, अब जो प्रेजेंट टाइम का मोर है उसको हम कबूतर कहते हैं। तो क्या आज जो कबूतर है वो इसकी इमेज बनती? नहीं बनती। फिर उसकी देखिए इसकी इमेज बनती उस मोर वाली की। समझ में आया कैसे बन रही? हमारा जो पूर्व ज्ञान है, अभी मैंने अचानक से नाम दिया आपके सामने शेर, प्रेजेंट में आपके आसपास कोई शेर नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। कौन सी? कि हाँ ऐसा ऐसा एक आदमी होता है जो मतलब काफी डेंजरस होता है, गले में से बाल भी होते होंगे, या फिर लंबा ऐसे गोल्डन कलर का ऐसे कुछ होता है। एक इमेज बन गई। कैसे बनी? आपके पूर्व ज्ञान के आधार पे। हो सकता है आपने रियल में कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपने किताबों में पढ़ा है, हो सकता है आपने किताबों में उसकी फोटोज वगैरह देखी हैं, वीडियोज वगैरह में देखा है, और हो सकता है रियल में भी देखा हो। तो वो क्या? आपकी इमेज बनी। किसके आधार पे बनी? आपके पूर्व ज्ञान के। यानी चिंतन के लिए ऑब्जेक्ट सामने होना भी जरूरी नहीं है, और चिंतन के लिए, चिंतन में जो भी प्रतीक, जो भी इमेजेस होते हैं, वो कैसे आधार बनती है? हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर बनती है। क्योंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, अतः चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। अब आप चिंतन कर रहे हो, मन में आप कुछ भी सोच रहे हो, क्या सामने वाले को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब आप मन में सपोज सामने कोई मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आप उसके मन यहाँ मन ही मन में, मतलब दिमाग में आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो कि हाँ ऐसे इसको जोड़ा, इसको घटाया, इसको कराया ऐसे, तो क्या सामने वाले को चीजें दिख रही? क्या? अब ये देखो, ये 2+2 बन गया इसके दिमाग में, ये 2+2 4 हो गया, ये 4 में से इसने 2 का भाग दे दिया, 2 आ गया। क्या ऐसा बन रहा है? क्या उसके सामने इमेज बन रही? नहीं बन रही। आपके मस्तिष्क के अंदर चल रहा है, आप उसको सिर्फ मतलब व्यक्त कर सकते हो, लेकिन सामने दिखा नहीं सकते उसको। तो क्या है? चिंतन एक अप्रकट व्यवहार है। आप सोच रहे हो, वो आप अपने मन मस्तिष्क में सोच रहे हो, सामने वाला सिर्फ ये सोच सकता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं पता, उसको दिखाई नहीं देगा कि आप मन में सोच क्या रहे हो। तो चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। आप अपने मन मस्तिष्क में विचार, कोई बात कौन सा पक्ष है? विचारों का, मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, मानसिक प्रक्रिया है, केवल मेंटल प्रोसेस है, कोई भी लिखित प्रक्रिया से कुछ नहीं। चिंतन, चिंतन आपके दिमाग में करोगे आप, और दिमाग में जो चीज बनती है उसके बारे में अपन आप उसके प्रेजेंट नहीं कर सकते। हालांकि उसके बारे में बता सकते हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। जो आप मन में सोच रहे हो उसको आप प्रकट नहीं कर सकते पूरी तरीके से। ओके, तो अब क्या पढ़ा कि चिंतन में प्रतीकों का मान, जो भी हमारे इमेजेस होती है उनका मानसिक जोड़ तोड़ होता है। और चिंतन से मतलब है जो हमारी वास्तविक स्थिति होने के लिए कंपल्सरी नहीं कि रियल में सामने हमारे ऑब्जेक्ट मौजूद हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। और चिंतन में हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या बनती है?
मन मस्तिष्क में छवियां बनती हैं, मतलब इमेजेस बनती हैं, और चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है, उसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगला आता है, अगला कौन सा, कि चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। मध्यस्थ प्रक्रिया कैसे, जैसे आपके सामने समस्या आई और आपने उस समस्या का हल कर लिया, जो भी आपके सामने समस्या है आपने उस समस्या को हल कर लिया। समस्या के आने से लेकर के समस्या के हल करने या समस्या के जाने तक आपने बीच में जो भी प्रोसेस की, आपके मन मस्तिष्क में आपकी जो भी प्रोसेस हुई, वो सब क्या था, एक चिंतन था। तो क्या हुई, मध्यस्थ हुई ना, बीच में प्रक्रिया हुई। मान लो कोरोना आया था, तब से लेकर के जो वैज्ञानिक है या फिर जो भी पब्लिक है, सब कुछ चिंतन कर रहे हैं, कैसे जाएगा, क्या होगा, किसके इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके मतलब क्या दिखाई देता है, कौन सा इसके लिए दवाई लेनी चाहिए, कौन सी क्या करना चाहिए, क्या मास्क पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कुछ जो भी हम सोच रहे हैं। पर जब क्या कोरोना चला जाएगा तब उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे? नहीं, कोई नहीं सोचेगा। क्यों सोचेंगे, जब चला ही गया। आज से पहले देखो बहुत सारी बीमारियां आई, क्या उसके बारे में आज सोचते हैं? नहीं सोचते, उनका पता ही नहीं है। तो जैसे अब ये है, ये डिजीज जैसी खत्म होगी, इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल वापस नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। और नॉर्मल लाइफ होने के बाद पीछे वाले पास्ट में कौन सोचता है, कोई नहीं सोचता। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हमारे परिवार का कोई एक सदस्य है, वो हम जब तक हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हम उसके बारे में पूरे दिन सोचते रहते हैं कि हाँ भी ये ऐसा ऐसा है। लेकिन जैसे ही मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा क्यों हो और वो एक्सपायर हो जाए, तो हम उसके बारे में कुछ टाइम तक सोचते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्मृतियां विलुप्त होने लगती हैं। हालांकि कभी कभी यादें आती हैं, लेकिन क्या जैसा वो सामने था वैसे आती नहीं। तो चिंतन क्या है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, एक मिडाइवल प्रोसेस है। नेक्स्ट, इसका मतलब यह हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक, यानी कोई समस्या जहां शुरू होती है तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया, यानी उसके समाधान के बीच में होने वाली प्रक्रिया। ये बात मैंने बोल दी आपको कि जब से समस्या के आने से लेकर के समस्या के जाने तक जो मन मस्तिष्क में जो भी विचार करते हैं, वो सब किस में आता है, चिंतन में। तो यानी चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। थिंकिंग कैसी प्रक्रिया है, मध्यस्थ प्रक्रिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि चिंतन की प्रक्रिया किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। यानी जो भी चिंतन की प्रक्रिया होती है, उस चिंतन की प्रक्रिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम या किसी न किसी समस्या का होता है, निश्चित रूप से समाधान होता है। जो भी आपके सामने कोई ना कोई ऐसी समस्या होगी, बिना समस्या तो चिंतन आएगा ही नहीं। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक चिंतन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा चिंतन के लिए आवश्यक है, आंसर क्या होगा, समस्या। समस्या नहीं होगी चिंतन नहीं होगा, बात खत्म। यही कारण है कि चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे विटेकर ने क्या कहा है, समस्या समाधान व्यवहार क्या है। विटेकर की डेफिनेशन और आगे दो कौन सी थी, जे एस रोस ने क्या बोला था कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, जबकि मर्सेल ने क्या कहा था कि समस्या का ज्ञान यानी उसकी पहचान करने से लेकर के समस्या के समाधान के बीच का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, चिंतन। और वैसे विटेकर ने क्या कह दिया कि समस्या समाधानात्मक जो व्यवहार होता है ना, वही क्या होता है, चिंतन। क्लियर? ओके, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, और पीछे वाले में क्या है, चिंतन प्रतीकों में होता है। क्या होता है, किसी न किसी समस्या से शुरू होता है। अब आते हैं कुछ चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की कुछ अन्य विशेषताएं, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि चिंतन एक समस्या शुरू होता है, और समाप्ति शुरू कहाँ से होता है, जब कोई समस्या आती है, और समाप्त कहाँ होता है, जब समस्या समाप्त हो जाती है। और फिर एक डेफिनेशन में आपको एक विशेषता बता दी, कुछ विशेषता जो मैंने बता दी वो बता रहा हूँ। चिंतन समस्या से शुरू होता है, समस्या समाधान के साथ एंड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, चिंतन एक क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया ज्ञानात्मक पहलू, ये बात उसी परिभाषा में आ गई। अगली बात एक इंपॉर्टेंट आती है कि चिंतन एक क्या है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, जटिल और मानसिक प्रक्रिया है। इस एक फैक्ट से अपन दो क्वेश्चन निकालेंगे। चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर चिंतन की जगह पूछ ले कि बुद्धि कैसी प्रक्रिया है, तो बुद्धि एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जबकि बुद्धि एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। फिर चिंतन क्या होता है, व्यवहार का विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है कि चिंतन व्यवहार, जो भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसका कौन सा गुण होता है, उसका विशिष्ट गुण होता है।
एक तो क्या है कि चिंतन जटिल मानसिक प्रक्रिया, कैसी है, जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जबकि बुद्धि कैसी है, बुद्धि एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। और चिंतन के लिए व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति के व्यवहार का विशिष्ट गुण होता है चिंतन। नेक्स्ट बात अगली विशेषता कौन सी थी कि चिंतन कैसा होता है, चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है, गोल सेंटर्ड होता है, बिल्कुल फिक्स टारगेट होता है। किस बात के लिए चिंतन करते हैं, वही बात कि समस्या आएगी तभी चिंतन होगा, और समस्या किस, जब तक समस्या रहेगी हम उसी चीज के बारे में सोचेंगे ना, उसी के बारे में सोचेंगे, तो इसलिए चिंतन क्या हो गया, चिंतन एक लक्ष्य केंद्रित व्यवहार हो गया। तो चिंतन जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। नंबर 1 कौन सा, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। जबकि बुद्धि कैसी है, बुद्धि एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जबकि बुद्धि एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का एक कैसा गुण होता है, विशिष्ट गुण होता है। कैसा गुण होता है, विशिष्ट गुण। और चिंतन कैसा है, लक्ष्य केंद्रित होता है। कैसा होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। उसके बाद क्या होता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चिंतन में पूर्व ज्ञान या फिर जो पूर्व अनुभूति है या फिर जो पूर्व अनुभव है उनको महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही सी बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चिंतन में जो आपके जो प्रीवियस जो नॉलेज, जो आपकी नॉलेज है या फिर जो आपका जो पूर्व ज्ञान पूर्व अनुभूति है उन सभी को महत्व दिया जाता है। ये बात आपको पहले बता चुका हूँ। कैसे, जो भी आपके पहले के जो अनुभव हैं उन्हीं को अनुभव को महत्व देते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि आपके दिमाग में कोई इमेज बनी, जैसे मैंने कहा शेर, इमेज बनी कैसे, कि आपने कुछ न कुछ उसके बारे में पहले कुछ जाना होगा, ठीक है। उसके बाद चिंतन में क्या क्या शामिल, देखो चिंतन के तत्व तो अभी अपन पढ़ लेंगे, लेकिन चिंतन में होता है क्या क्या, भाषा, संकेत, चिन्ह, प्रत्यक्षीकरण। चिंतन में क्या कहते हैं, चिंतन में भाषा होती है, संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं और प्रत्यक्षीकरण, ये सभी शामिल है चिंतन में। ये सभी शामिल है। क्या क्या शामिल है, चिंतन के अंदर भाषा शामिल है, संकेत शामिल है, चिन्ह शामिल है और प्रत्यक्षीकरण शामिल है। अगर इन्हीं में से पूछे कि निम्न में से चिंतन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन आ जाए कि चिंतन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देना, कि चिंतन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या है, और ऑप्शन नंबर 1 भाषा, नंबर 2 संकेत, नंबर 3 चिन्ह और नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण। आंसर विल बी संकेत। सिंबल्स पहले जरूरी होते हैं, इंडिकेशंस पहले जरूरी होते हैं। चिंतन के लिए संकेत पहले आवश्यक होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, संकेत। कहते हैं ना, इशारों इशारों में सब कुछ समझ आना। तो चिंतन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है संकेत। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगली बात आती है, चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कैसी, थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। चिंतन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थिंकिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, गॉट द पॉइंट। यानी एक तो क्या बात है कि चिंतन में क्या क्या शामिल होते हैं, भाषा, संकेत, चिन्ह और प्रत्यक्षीकरण। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें से क्या है, संकेत। और फिर अगली बात आती है कि चिंतन क्या है, चिंतन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद अगली बात क्या आती है, अगली बात आती है चिंतन एक क्या होता है, आपको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद बात आती है कि चिंतन में क्या क्या होते हैं, चिंतन में तर्क वितर्क होते हैं। ये चीजें पॉइंट होते हैं, सिंपल सिंपल पॉइंट है। देखो, एक तो पूरी की पूरी में लिखी दिखाना था कि चिंतन, ये मतलब ये रहता कि चिंतन एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, पूरा लिखा, बस लिखो चिंतन मानसिक प्रक्रिया, समझना आपको किसी दूसरे उधर समझाना है। तो चिंतन में क्या पाया जाता है, तर्क वितर्क होता है। दूसरा, चिंतन में वाद विवाद भी हो सकता है, चिंतन में तर्क वितर्क भी हो सकता है, चिंतन में वाद विवाद भी हो सकता है। और इसके आधार पर कैसा निर्णय, सही निर्णय लेने की क्षमता है। चिंतन क्या है, चिंतन तर्क वितर्क या वाद विवाद, चिंतन तर्क वितर्क या वाद विवाद के आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, चिंतन में क्या क्या होता है, चिंतन में यथार्थवाद। यथार्थवाद कैसे, कि कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्ट हो उसी के बारे में आप चिंतन, वो सामने हो या नहीं हो, मतलब यथार्थवाद, वास्तविकता, जो वास्तविक चिंतन करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, आत्म केंद्रितता। कैसा,
आत्म केंद्रितता होनी चाहिए चिंतन में। क्या हो सकती है चिंतन में? आत्म केंद्रितता, यानी स्वयं के लिए, खुद के लिए। और नेक्स्ट, चिंतन में सजीववाद का प्रयोग होता है। किसका? सजीववाद। सजीववाद यानी किसी भी जीवित व्यक्ति के बारे में चिंतन करना। ओके, यानी जो भी वस्तु है उसको सजीव की तरह मान लेना। जो छोटा बच्चा करता है सजीव चिंतन, तो होता है वो। जब अपन बाल विकास पढ़ेंगे उसे बताएंगे, जॉन डीवी ने क्या कहा है, वहाँ की बात तब की देखेंगे, जीन पियाजे की बात देखेंगे तब की। तो यथार्थवाद, आत्म केंद्रितता और सजीव चिंतन। चिंतन क्या है? एक तो है कि तर्क वितर्क के माध्यम से और वाद विवाद के माध्यम से सही निर्णय पर पहुंचने की क्षमता। दूसरा क्या है? चिंतन यथार्थवाद, आत्म केंद्रितता और सजीववाद को अधिक महत्व देता है। इन सभी को क्या देता है? इन सभी को महत्व देता है, इन सभी को अधिक महत्व देता है। तो ये चिंतन की क्या थी? ये चिंतन की कुछ विशेषताएं थी। एक बार फटाफट मैं दोबारा बोलता हूँ। नंबर क्या? नंबर 1 आते कौन सी? कि चिंतन समस्या से शुरू होता है और समस्या समाधान से एंड होता है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। नंबर 2 कौन सा? चिंतन मानसिक क्रियाओं का एक ज्ञानात्मक पहलू है। क्लियर। बुद्धि, चिंतन एक प्रकार की जटिल मानसिक प्रक्रिया, जबकि बुद्धि कैसी है? बुद्धि एक प्रकार की सामान्य मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का एक ऐसा एक विशिष्ट गुण है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया कि चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है। फिर लिया कि चिंतन में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, पूर्व जो अनुभूति होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। चिंतन क्या होता है? भाषा, संकेत, चिन्ह, प्रत्यक्षीकरण को शामिल करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है संकेत। उसके बाद आता है कि चिंतन में तर्क वितर्क, वाद विवाद, इन सभी के साथ निर्णय लेने की क्षमता है। और चिंतन में कौन कौन? यथार्थवाद, आत्म केंद्रितता, सजीववाद, इन सभी को अधिक महत्व दिया जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक यानी चिंतन के बारे में जो सी परिभाषाएं थी, बेसिक जानकारी थी, और चिंतन के विशेषताओं के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अब बात करते हैं चिंतन के प्रकारों की। ओके, अब एक एक प्रकार को उठाते हैं और उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। चलो, चिंतन के प्रकारों की बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को कई भागों में बांटा। जिम्बार्डो व रुक 1977 में जिम्बार्डो व रुक ने चिंतन को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। नंबर 1 स्वैली चिंतन, नंबर 2 यथार्थवादी चिंतन। नंबर 1 कौन सा? स्वैली चिंतन, और नंबर 2 कौन सा? यथार्थवादी। नंबर 1 कौन सा था? किसके अनुसार जिम्बार्डो रुक की बात कर रहे हैं? तो नंबर 1 कौन सा? स्वैली चिंतन, और नंबर 2 कौन सा? यथार्थवादी चिंतन। स्वैली चिंतन को क्या बोलते हैं? स्वैली चिंतन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश बोले तो साथ में हो सकता है कोई इंग्लिश मीडियम वाला देखे तो, ऑटिस्टिक थिंकिंग। और ये कौन सा होता है? ये होता है रियलिस्टिक थिंकिंग। स्वैली चिंतन क्या होता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग। और यथार्थवादी चिंतन कौन सा होता है? रियलिस्टिक थिंकिंग। इज दैट क्लियर? ओके, तो चिंतन कितने प्रकार का बताया जिम्बार्डो रुक ने? जिम्बार्डो रुक ने चिंतन 2 प्रकार का बताया। नंबर 1 कौन सा? स्वैली चिंतन, और नंबर 2 कौन सा? यथार्थवादी चिंतन। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वैली चिंतन के बारे में। स्वैली चिंतन क्या है? स्वैली चिंतन, या स्वैली लिखा हुआ है, स्वैली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। किसकी? जो व्यक्ति के खुद के जो काल्पनिक विचार हैं और जो खुद की उसकी जो इच्छाएं हैं उनको व्यक्त करता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वैली चिंतन कहलाता है। जैसे स्वप्न, स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा। और आप सोचोगे इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से लिखे? तो ये एन जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक है ना, राजस्थान बोर्ड की, वो एज इट इज लिखे हैं। मतलब इसमें कुछ भी, कोई भी मैंने अपनी तरफ शब्द नहीं जोड़े। हालांकि कुछ टाइपिंग एरर हो सकते हैं, मिसप्रिंट हो सकते हैं कुछ, लेकिन ये एज इट इज उसी बुक की हूबहू नकल है, पूरी लाइन टू लाइन मैच की गई है। तो स्वैली चिंतन क्या होता है कि वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक विचारों और इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। स्वप्न, स्वप्न चित्र और अभिलाषा आदि सभी स्वैली चिंतन के उदाहरण हैं। जैसे आपको सिंपल से देखो मैं, कि यदि हम किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? हम कल्पना करते हैं, या फिर दीवा स्वप्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीवा स्वप्न, यानी दिन में सपने देखना। दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न, दिन में किसी बारे में सपने देखते हैं, वो क्या होता है? जैसे ये कैसा होता है? वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है। जो स्वैली चिंतन है ना, ये स्वैली चिंतन वास्तविक और व्यवहारिक नहीं होता है। ध्यान देना
कि स्वैली चिंतन वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है। ये कैसा होता है? ये कल्पना और दीवा स्वप्न पर आधारित होता है। कैसा? कल्पना और दीवा स्वप्न पर आधारित। यानी हम इसके बारे में कुछ कोई आधार नहीं होता इसका। जैसे आप बोलते मुंगेरी लाल के असीम सपने, एक तरीके से मुंगेरी लाल के असीम सपने, मतलब दिन में बैठे बैठे क्या मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, जबकि हकीकत में कुछ नहीं होता है। तो स्वैली चिंतन क्या होता है? स्वैली चिंतन वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है। इसमें केवल और केवल कल्पना और दीवा स्वप्न शामिल होते हैं। और इस नेक्स्ट बात है, इस चिंतन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान इस चिंतन से नहीं हो सकता। जब आप कल्पना ही करोगे तो कल्पना के माध्यम से आप कोई करोड़पति थोड़ी बन जाओगे। आपके मन में है कि मान लो मैं जॉब लग जाऊं, तो आप मन में सोच रहे हैं हाँ मास्टर बन गया, वो हो गया, वो हो गया, तो क्या हो जाएगा? कल्पना से। कल्पना करने से नहीं होगा। तो स्वैली चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं होता है। स्वैली चिंतन वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है। सिंपल सी बात। नंबर 1 पॉइंट कौन सा? कि स्वैली चिंतन वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है। नंबर 2, ये केवल कल्पना और दीवा स्वप्न पर आधारित होता है। इसके माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जो इसमें राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है कि यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि वह पढ़ाई खत्म करने के बाद एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा जिसमें एक चमचमाती कार होगी तथा उस कार में अपने सुंदर बीवी के साथ बैठकर शेयर करेगा। क्लास में बैठा है, सोच रहा है कि उसके पास वो जॉब लग गया, अफसर बन गया, अफसर बनने के बाद मतलब बंगला होगा, गाड़ी होगी, गाड़ी में वाइफ होगी, उसके बाद आराम से घूमेगा। तो क्या है? क्या हकीकत में वैसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। स्वैली चिंतन है। ये कैसा उदाहरण है? स्वैली चिंतन का। इस तरह के चिंतन की खास विशेषता है कि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इससे केवल क्षणिक सुख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्षणिक सुख। मन की संतुष्टि के लिए हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई हमने ऐसा मान लिया, लेकिन वास्तविक रूप से व्यवहारिक रूप से नहीं होता है। तो स्वैली चिंतन क्या होता है कि वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है। इसे केवल कल्पनाएं होती हैं, कोई कल्पनाएं होती हैं, और इसके माध्यम से समस्या का समाधान नहीं होता है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम सॉल्व बाय दिस ऑटिस्टिक थिंकिंग। ओके, अंग्रेजी शायद कोई टेंस टांस गलत आ गया ना, तो देख रही हो। तो स्वैली चिंतन समझ आ गया कि केवल वास्तविक और व्यवहारिक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं होता, केवल कल्पना है। कोरी कल्पना, कोरी कल्पना में जो भी जीता है वो कौन सा चिंतन होता है? स्वैली चिंतन। नेक्स्ट उसके बाद अगला आता है यथार्थवादी चिंतन, यानी रियलिस्टिक थिंकिंग। अब देखते हैं इसके बारे में। अब ये यथार्थवादी चिंतन क्या होता है? तो स्वैली चिंतन क्या था? वो केवल कल्पना मात्र था। लेकिन यथार्थवादी कैसा होता है? यथार्थवादी क्या? वो सबसे पहली बात क्या थी कि स्वैली चिंतन क्या होता है? वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन नहीं होता है, जबकि ये वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन होता है। ओके, अब बात करते हैं किसके बारे में? इस यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग के बारे में। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। यानी ये कैसा होता है? ये व्यवहारिक और वास्तविक होता है। कैसा चिंतन होता है? व्यवहारिक और वास्तविक होता है। इसके सहारे व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान कर पाता है। स्वैली चिंतन के माध्यम से व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था, जबकि इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति किसका समाधान कर लेगा? व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी कार में बैठकर सफर कर रहा है, अचानक कार रुक जाती है, तो ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है। कि जैसे मान लो आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अचानक आपकी कार रुक गई। अब आप क्या करोगे? आप उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वास्तविकता में आप चिंतन करोगे कि हाँ हो सकता है पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल आपको सही दिखा, हो सकता है टायर पंचर हो गया, टायर आपको सही दिखा, हो सकता है इंजन में कोई गड़बड़ आ गई, हो सकता है कुछ। आप अलग अलग प्रॉब्लम सोचोगे कि हाँ ये इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कि जैसे कहीं पेट्रोल खत्म नहीं हो गया हो, कहीं इंजन में कोई खराबी नहीं आ गई हो, कहीं टायर तो नहीं कट गया हो, जो इस तरह की कौन सी वो रियल में वास्तविक स्थिति के अकॉर्डिंग जो कौन सा चिंतन हो रहा था आपने? यथार्थवादी चिंतन हो रहा था। स्वैली चिंतन में केवल आप कल्पनाएं करते हो, कोई हकीकत से कोई संबंध नहीं। कल्पनाओं के माध्यम से आप जो भी सोच सकते हो वो सोचते हो। लेकिन यथार्थवादी चिंतन कब होता है? जब आपके सामने वैसी रियल में कंडीशन आती है और वास्तव में जब समस्या आती है, तब पता चलता है कि वास्तव में उसके बारे में चिंतन हम कर रहे हैं। तब वो चिंतन कौन सा होता है? यथार्थवादी चिंतन। तो स्वैली चिंतन कैसा था? वास्तविक और व्यवहारिक से उसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जो यथार्थवादी चिंतन है ये वास्तविक और व्यवहारिक होता है। स्वैली चिंतन के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, लेकिन इस चिंतन को यथार्थवादी चिंतन के माध्यम से समस्याओं का समाधान होगा।
वाटर पॉइंट। और स्वैली चिंतन में कल्पना और दिवा स्वप्न के माध्यम से हम उसका कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं तो ये यथार्थ पर नहीं होता है। वास्तव में हमारे सामने परिस्थितियां या समस्या आती है, तो ये डिफरेंस था किसी से दोनों चिंतन में। स्वैली चिंतन एक कल्पना और वास्तविक चिंतन यथार्थवादी चिंतन रियल में वैसी कंडीशन आती है। अब बात आती है कि ये जो यथार्थवादी चिंतन है, ये यथार्थवादी चिंतन भी 3 भागों में बंटा कि मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा यथार्थवादी चिंतन को? यथार्थवादी चिंतन को भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? इसके 3 नंबर 1 है अभिसारी चिंतन, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। अभिसारी चिंतन मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। और नंबर 3 कौन सा? आलोचनात्मक चिंतन यानी इवैल्युएटिव थिंकिंग। कौन सी? इवैल्युएटिव थिंकिंग। तो नंबर 1 कौन सा था? अभिसारी चिंतन, जिसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। नंबर 2 है सृजनात्मक चिंतन, जिसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। और नंबर 3 है आलोचनात्मक चिंतन, जिसको बोलते हैं इवैल्युएटिव थिंकिंग। गॉट द पॉइंट? यानी जो यथार्थवादी चिंतन था, कौन सा? जो रियलिस्टिक थिंकिंग थी, उस रियलिस्टिक यथार्थवादी चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? कन्वर्जेंट अभिसारी, क्रिएटिव सृजनात्मक, इवैल्युएटिव आलोचनात्मक। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं एक एक पे। सबसे पहले अपन किसको लेते हैं? सबसे पहले लेते हैं यथार्थवादी के पहले पार्ट अभिसारी चिंतन को। अभिसारी चिंतन का दूसरा नाम क्या था? इसको बोल रहे हैं अपन कन्वर्जेंट। हाँ, अभिसारी चिंतन क्या बोलते हैं अपन? कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। निगमनात्मक, आपने आगमन निगमन विधि पढ़ी ना, उसी से संबंध करेंगे इसका, निगमनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है? पहले जो लिखा हुआ है सामने उसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। ध्यान देना, इसमें समस्या समाधान हो ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कोशिश करता है उस पर पहुंचने की। एग्जाम्पल, यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 गुना करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में कौन सा चिंतन होगा? यथार्थवादी चिंतन होगा। नहीं समझ आया? चलिए बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? इसको हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। निगमनात्मक कैसे? जैसे अब इसको जोड़ते हैं अपन कौन सी विधि, जो अभी मैंने नाम लिया था, कौन सा? निगमन विधि से। कौन सी विधि जोड़ते हैं इसको? निगमन से। निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि में पहले हमें नियम पता होता है, और नियम से हम किस पे जाते हैं? उदाहरण पे जाते हैं। पहले हमें नियम पता होता है, नियम के माध्यम से हम उदाहरण का क्या निकालते हैं? निष्कर्ष। यही तो ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? कि इसके आधार पर, ज्ञात तथ्यों के आधार पर, यानी ज्ञात नियम के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। किसमें? इसी में, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? कि हमें पहले से फैक्ट ज्ञात है, उसमें नया कुछ नहीं जोड़ेंगे, अपनी तरफ से ज्यादा इसमें कानास्तानी कुछ नहीं करेंगे, नया हमें कुछ भी नहीं करना। जो दिया है उसी के आधार पर रिजल्ट निकालना है। जो दिया है उसी के आधार पे, अपनी तरफ से उसमें पॉइंट भी नहीं लगाना। जो कुछ दिया है उसी के आधार पे एज इट इज हम निष्कर्ष निकाल देते हैं। वही चिंतन कौन सा है? वो चिंतन है अभिसारी चिंतन। जैसे इसीलिए इसको निगमनात्मक कहते हैं। हमें क्या दिया था कि 5 गुना 2। अब अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 5 गुना 2 कितना होता है? 10 होता है। बात खत्म। नियम में पता था कि दोनों को आपस में गुणा करने पे क्या आता है? 10 आता है, तो हमने गुणा कर दिया और रिजल्ट आ गया। यानी इसमें कौन सा होता है? इस अभिसारी चिंतन में अपनी तरफ से कोई भी तथ्य ऐड नहीं किए जाते हैं। ये केवल और केवल जो नियम होते हैं, जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन्हीं के आधार से निष्कर्ष निकाल देते हैं। गॉट द पॉइंट? कन्वर्जेंट थिंकिंग समझ आया? कि अभिसारी चिंतन, इसमें बालक को कुछ तथ्य देते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उन्हीं के आधार पर बालक क्या निकालता है? निष्कर्ष निकाल देता है। इसमें क्या होता है? इसमें मौलिकता नहीं होती है। क्या नहीं होती इसमें?
मौलिकता नहीं होती है, मौलिकता का इसमें अभाव होता है। मौलिकता मतलब खुद की तरफ से, खुद के विचार। मौलिकता क्या होती है? मौलिकता होती है खुद की तरफ से कुछ जोड़ना, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना, वो क्या होती है? वो मौलिकता होती है। तो क्या इसमें अपनी तरफ से हम कुछ जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहे। तो इसीलिए अभिसारी चिंतन में मौलिकता का क्या होता है? अभाव होता है। अभिसारी चिंतन में किसका अभाव होता है? मौलिकता का। यही क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, एज इट इज लाइन की लाइन लिखेगी कि अभिसारी चिंतन की विशेषता है, मौलिकता होती है, मौलिकता नहीं होती है। अब फंस गई, होती है नहीं होती? तो मौलिकता क्या होती है? खुद की तरफ से कुछ फैक्ट जोड़ना। और क्या हम इसमें खुद की तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, तो मौलिकता नहीं होती। अब बात आती है अभिसारी चिंतन होता किसमें? बुद्धि में। जो हमारी बुद्धि होती है, उस बुद्धि में हमारे कौन चिंतन होते हैं? अभिसारी चिंतन होता है। बुद्धि के माध्यम से बुद्धि में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी चिंतन। उसमें हम ज्ञात तथ्य होते हैं, उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। ज्ञात तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो बुद्धि में कौन सा चिंतन पाया जाता है? बुद्धि में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा? जो प्रतिभाशाली बालक है। कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक जो है ना, उन बालकों में भी कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी चिंतन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। गॉट द पॉइंट? तो अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन के 3 भाग थे, अभिसारी, सर्जनात्मक और आलोचनात्मक। सबसे पहले हम अभिसारी को देखा। अभिसारी चिंतन क्या होता है? ये निगमन, इसको निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके माध्यम से बालक को कुछ तथ्य होते हैं, तथ्यों के आधार पर बालक निष्कर्ष निकालता है। बुद्धि में कौन सा चिंतन होता है? बुद्धि में अभिसारी चिंतन होता है। प्रतिभाशाली बालक में कौन सा चिंतन होता है? अभिसारी चिंतन होता है। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि बुद्धि में कौन सा चिंतन होता है? अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक और स्वरी चिंतन। प्रतिभाशाली बालक में कौन सा चिंतन होता है? अभी अपसारी, अभिसारी। जो आपको जो कन्वर्जेंट है, जो है ना, आपकी क्रिएटिव को थिंकिंग कौन सी होती है? तो आपके सामने अब समझ आ गया। क्लियर? नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? कि अभिसारी चिंतन में मौलिकता का क्या होता है? अभाव होता है, इसमें मौलिकता नहीं होती। इज दैट क्लियर? अभिसारी चिंतन के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कौन से? अब चलते हैं सर्जनात्मक चिंतन के बारे में। कौन से बारे में? सर्जनात्मक चिंतन, या जिसको बोलते हैं रियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक सेकंड पार्ट कौन सा है? क्रिएटिव थिंकिंग। कौन सा है? क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, सृजनात्मक चिंतन के बारे में। इस तरह के चिंतन, ध्यान देना, इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, और इसको अपसारी चिंतन भी कहते हैं। वो क्या था? अभिसारी था, यानी कन्वर्जेंट था। इसके लिए कई नाम हो गए: सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, आगमनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। इसको कौन सा चिंतन बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या था, हमने जो पढ़ लिया। अब अपसारी चिंतन, इसको क्रिएटिव चिंतन भी बोलते हैं, आगमनात्मक चिंतन भी बोलते हैं, अपसारी चिंतन भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट चिंतन भी बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। ओके, ठीक है। अब ये तो इसके नाम हो गए, अन्य नाम, उपनाम हो गए। अब इसके बारे में बात करते हैं कि चिंतन होता क्या है। ध्यान समझो, इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में कुछ और से नए तथ्य जोड़कर, कुछ अपनी ओर से आए नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। अभिसारी चिंतन में नए तथ्य नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन अपसारी या फिर सर्जनात्मक चिंतन में नए तथ्य जोड़ेंगे। जो भी बालक को जो भी फैक्ट दिए होते हैं, उन फैक्ट में बालक अपनी तरफ से कोई ना कोई तथ्य ऐड करेगा, कोई ना कोई नया फैक्ट जोड़ेगा, और उसी के आधार पर क्या बताएगा? निष्कर्ष निकालेगा। कि जब व्यक्ति इन तथ्यों को अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ता, तो इन तथ्यों का सर्जन नहीं होता और समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ओके, ठीक है। यानी जो पीछे वाला चिंतन अपना कौन चिंतन था? जो पहले वाला चिंतन था अभिसारी चिंतन, उसमें तो हमें जो तथ्य मिल रहे थे, उसी तथ्यों के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला था। लेकिन अपसारी चिंतन या सर्जनात्मक चिंतन में बालक क्या करेगा? जो उसको फैक्ट दिए उसमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से नया तथ्य जोड़ेगा और फिर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालेगा। वही क्या है? अपसारी चिंतन। इसमें सिंपल सी बात है, बालक अलग तरीके से सोचेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको अपसारी चिंतन बोलते हैं, इसको आगमनात्मक भी बोलते हैं, और इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। अब ये वही बात कि ये चिंतन पाया किसमें जाता है?
ये चिंतन पाया जाता है सृजनात्मक बालकों में। कौन से बालकों में? सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। कौन चिंतन पाया जाता है? सृजनात्मक बालकों में सृजनात्मक चिंतन पाया जाता है। अब आपको सृजनात्मक बालकों में ये चिंतन तो देगा नहीं, तो आपको क्या देगा? ऑप्शन देगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मक बालकों में सृजनात्मक चिंतन देगा, फिर तो आप डायरेक्ट पहचान दोगे सृजनात्मक को आप कनेक्ट कर लोगे। लेकिन आपको देगा क्या कि सृजनात्मक बालकों में निम्न में से कौन सा चिंतन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्वैली चिंतन, 2 नंबर यथार्थ अपसारी चिंतन, 3 नंबर अभिसारी चिंतन, 4 नंबर कुछ भी और दे देगा आलोचनात्मक चिंतन। तो सृजनात्मक बालकों में अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। 2 चिंतन समझ में आ गए। ये बालक क्या करेगा, इसका एक एग्जांपल लेते अपन, ठीक है ना। अब इसे एक एग्जांपल ध्यान समझना। एग्जांपल क्या है कि यदि किसी व्यक्ति से पूछा है कि कलम का असाधारण उपयोग बतलाने का है, तो व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बताएगा। जैसे मैं बताता हूँ कि ये जो सृजनात्मक चिंतन वाले होते हैं ना, इनकी देखो इनकी अलग ही बात होती है, कुछ खासियत होती है इनकी। क्या कि इनको मान लो ये कोई पेन था, इनके पास एक पेन है, उस पेन के आधार पर इनको पूछा कि इस पेन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जो नॉर्मल बालक है, जो प्रतिभाशाली बालक है, जो नॉर्मल एवरेज औसत बालक है, वो क्या करेगा? वो सिंपल सा बताएगा पेन का उपयोग किस में होता है। पेन का काम क्या होता है? लिखना। एवरेज बालक। सृजनात्मक बालक क्या बताएगा कि इससे ये तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा मान लो 2 ये पॉइंट है, इनके बीच में दूरी इस पेन के बराबर है सपोज करो, तो ये दूरी भी नाप सकते हैं। यहाँ पे मतलब इनके बीच में 2 पॉइंट है अपने पास, इन 2 पॉइंट के बीच में एक पेन जितनी दूरी है, तो मतलब इससे अपन दूरी नाप सकते हैं। तीसरी बात कि और कि पेन आगे से लिखा होता है ना, तो कल वो किसी के साथ कुछ भी झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो उसकी पेन की जो निब होती है ना, आगे वाली निब, वो निब उसको अपन चुबो भी सकते हैं, हथियार के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब हालांकि इसे करना नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब उसकी क्या क्रिएटिविटी है, उसके बारे में अपनी तरफ से तथ्य ऐड कर रहा है। किसमें? इससे अपसारी चिंतन या फिर जो सृजनात्मक चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन में सामान्य चिंतन सामान्य से कुछ हटकर जो उल फुल बात करेगा, अतिरिक्त बातें अलग से करेगा, तो वो कौन चिंतन होता है? वो होता है सृजनात्मक चिंतन। ठीक है, तो उसको जैसे बालक था, बालक से अपने पेन की जो असाधारण यूज पूछे, तो असाधारण उपयोग बालक ने बता दिए। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है। क्लियर? 2 चिंतन हो गए। अब इसी के बारे में एग्जांपल अपना पूरा कर लेते हैं कि तो कलम का असाधारण उपयोग तो लिखने में होता है, सिंपल। और अब इसका असाधारण उपयोग क्या हो सकता है? अर्थात थोड़ा सोचेंगे इसके से कि इस तरह का चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। ऐसे चिंतन के द्वारा जिस समस्या का समाधान होता है उसे कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता, कि ऐसे चिंतन के माध्यम से। अब सोचो, एक बालक ने क्या बताया? एक बालक ने बताया कि इसके माध्यम से अपन बीच की दूरी माप सकते हैं, तो हम क्या सोचेंगे? ये क्रिएटिव बालक है। दूसरे से पूछा तो कहेगा दूरी क्यों माप सकते हैं, इससे किसी को चुबो भी सकते हैं। ठीक है, तीसरे कि कहीं पे मान लो कील की अपने को आवश्यकता है, कोई चीज रोकने की आवश्यकता है, तो उसको यहाँ पे अपन जमीन में ठोक के एक बार काम में ले सकते हैं इसको जगह। तो क्या हो गया, वो अलग अलग से क्रिएटिव तरीके बता रहे हैं कि मतलब उनको ये नहीं पता कि उपयोग वास्तव तरीके से नहीं होता है, लेकिन उसको क्या लेगा? अलग तरीके से प्रयोग में लेगा। गॉट द पॉइंट? 2 प्रकार के चिंतन हो गए, अभिसारी हो गया और अपसारी हो गया। नंबर 3 चिंतन कौन सा आता है? अब नंबर 3 आता है आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा आता है? आलोचनात्मक चिंतन, जिसको बोलते हैं इवैल्युएटिव थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग? इवैल्युएटिव थिंकिंग। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। आलोचनात्मक चिंतन को हम क्या बोलते हैं? आलोचनात्मक चिंतन को बोलते हैं इवैल्युएटिव थिंकिंग। ओके, ठीक है। आलोचनात्मक क्या होता है? देखो, आलोचना करना, आलोचना करेंगे। आलोचना नकारात्मक तरीके से मत देखो, आलोचना का मतलब होता है उसके गुण और दोष दोनों बताना। क्या? गुण भी बताना और दोष भी बताना, दोनों चीजें बताना। तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन या फिर इवैल्युएटिव थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें किसी चीज की पॉजिटिविटी भी देखते हैं और उसकी नेगेटिविटी भी देखते हैं, यानी गुण भी बताते हैं और दोष भी बताते हैं। और ये सबसे उच्च तरीके का चिंतन है। कौन सा? उच्च तरीके का चिंतन, उच्च स्तर का चिंतन है। अब देखते हैं इसके बारे में कि इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना या वस्तु या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष इनकी परख कर लेता है। कि कोई भी जो भी सामने जो भी घटना आ गई, आप क्या करोगे? मान लो आपको किसी ने कह दिया, सपोज करें, सिंपल सी बात, एक स्वीट सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लड़का लड़की, दोनों के बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ भी, कहीं कोई सही हो कोई गलत हो। आप क्या करोगे? आप उस सामने वाले से उसकी हकीकत पूछे बिना ही आप किसी अन्य की बातों पर यकीन करके आप
उसकी रिलेशनशिप खराब कर लोगे। रियल फर्क क्या था, आप उस बात की पूरी तह तक पहुंचो, आप उसके नकारात्मक पक्ष भी देखो तो उसके सकारात्मक पक्ष भी देखो और फिर फाइनल डिसीजन लो। ये नहीं कि आपको किसी ने कुछ कह दिया कि हमें ऐसी ऐसी बात है उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन, नहीं, उसकी आप पॉजिटिविटी भी देखो, क्या वास्तव में ऐसा है क्या, और ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कब है, कैसे है, कहाँ है, पूरी बातें जान करके कि हाँ सकारात्मक पक्ष ये हैं इसके, नकारात्मक पक्ष ये हैं इसके, अब देखते हैं कि प्रेजेंट इसकी हालत क्या है, उसके आधार पर आप डिसीजन लो। लेकिन आजकल के डिसीजन पता है कैसे होते हैं, सिर्फ हम उसका नेगेटिव फैक्ट देखते हैं। रियल बात कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हालांकि मैं से नहीं कह रहा कि हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी देखें, लेकिन नेगेटिव फैक्ट देखते हैं और लोगों की बातों में आकर के अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। खैर छोड़े इस बात को, आगे चलते हैं। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिसे किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे वही समझकर मान लेते हैं। वही बात कि आपको जो कुछ सामने वाले ने कहा वही आपने मान करके और बात खत्म कर दी, बात खत्म। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसे कहा जाए इन व्यक्ति को आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम होती है। कौन से चिंतन, कौन से व्यक्ति, कि जो व्यक्ति सामने वाले की बात को एज इट इज सुनकर बस चुके, हाँ भाई जो उसने कहा वो सही, बाकी दुनियादारी जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं उसको, जो सामने वाले ने कहा वही चीज अगर देखेगा तो उसमें आलोचनात्मक चिंतन की कमी है। लेकिन एक तरीके का व्यक्ति ऐसा होता है जो आप उसने कहा वो भी सुनेगा, उसका दूसरा पहलू भी देखेगा, खुद की तरफ से भी सोच कर देखेगा और सामने वाले की तरफ से भी सोच कर देखेगा कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, दोनों बातें, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, गुण और दोष, दोनों चीजें देख करके जो डिसीजन निकलेगा ना, वो आलोचनात्मक चिंतन होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उनका गुण दोष परखते हैं और तब उस सही या गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के आलोचनात्मक चिंतन पाया जाता है। वही बात कि आप किसी भी बात को लेकर के एक पक्ष को देखकर यदि कोई डिसीजन लेते हो तो इसका मतलब आप में आलोचनात्मक चिंतन का अभाव है। आप केवल उसी को देखो, आप सामने वाले के पक्ष को भी देखिए कि मान लो कोई ना कोई रीजन होगा, जैसे सपोज ऐसी कोई बात हुई, हो सकता है सामने वाले का कोई रीजन ओपिनियन हो, तो दोनों पक्ष देखिए, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों पक्ष देख करके जो आप डिसीजन लोगे वो कौन सा होगा, वो आपका आलोचनात्मक चिंतन होगा। तो यथार्थवादी जिम्बार्डो और रूप के अनुसार 3 चिंतन के प्रकार थे। कितने प्रकार थे? जिम्बार्डो और रूप के अनुसार चिंतन के 3 प्रकार थे। कौन कौन से? 3 थे क्या? 3 नहीं थे, 2 प्रकार थे, एक स्वैलिक चिंतन और दूसरा यथार्थवादी चिंतन। इन दो में जो यथार्थवादी था इसके 3 प्रकार थे, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, इवेल्युएटिव, या फिर अभिसारी सृजनात्मक या आलोचनात्मक बोल दिए, कन्वर्जेंट क्रिएटिव और इवेल्युएटिव। ये 3 इसके किसके भेद थे? ये यथार्थवादी चिंतन के 3 भेद थे। ओके, तो ये जिम्बार्डो और रूप के अनुसार चिंतन के कितने भेद हो गए? अपने 2 भेद हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं चिंतन के मूल तत्वों की। किसकी बात करते हैं? चिंतन के मूल तत्वों की, या चिंतन के साधन बोल दीजिए। चिंतन के लिए देखो साधन कौन कौन से, आपको स्वीट लैंग्वेज में बताता हूँ। एक तो प्रतिमा, प्रतिमा जिसको बोलते हैं अपन इमेज, इमेजेस, प्रतिमा। ये कैसे होते हैं? प्रतिमा श्रव्य भी हो सकते हैं, दृश्य भी। आप सुनकर, जो आप सुनकर के आपके दिमाग में जो इमेज बनती है वो भी, और आप देखकर बनती है वो भी प्रतिमा होती है। नेक्स्ट दूसरा भाषा, ये आपको पहले बता चुका हूँ, संप्रत्यय यानी कंसेप्ट, और चौथा प्रतिज्ञप्ति यानी प्रपोजिशन। प्रतिज्ञप्ति या प्रपोजिशन, ये 4, यानी जो कई जो घटक होते हैं उन घटकों में आपस में संबंध करना क्या होता है? प्रतिज्ञप्ति। तो ये क्या है? इसके उसके चिंतन के साधन है। प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति, ये क्या है? चिंतन के साधन है। गॉट अ पॉइंट? ओके, अब चलते हैं आगे। चिंतन के मूल तत्व। चिंतन के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? चिंतन हमारे अंदर पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है, पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व मानसिक प्रतिमा या शब्द के रूप में निरूपित होता है। लोग प्राय मानसिक जो प्रतिमा होती है उसके शब्द के माध्यम से होते हैं। जो भी हमारे दिमाग में इमेज बनती है, जो भी हमारा जो प्रीवियस नॉलेज होता है, पूर्व ज्ञान होता है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? मानसिक रूप से सोच लेते हैं। मान लीजिए कि रेल मार्ग से या उसके स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, जहां हम पहले गए थे, जहां हम पहले जा चुके हैं, उसी जगह पे हम वापस जा रहे हैं, तो हम मार्ग पर अन्य जगहों की दृष्टि प्रतिनिधिता का उपयोग करेंगे। कौन सा? कि हाँ यहाँ अब आगे ये आएगा, अब वो आएगा, अब वो आएगा। सर्वप्रथम हम मानसिक प्रतिमा पर विचार करेंगे, फिर मानव चिंतन के आधार पर संपत्तियों का वर्णन करेंगे।
कि मान लो सपोज करो आप जयपुर से लेकर के और बॉम्बे तक जा चुके हो पहले, अब आपको उसी रूट पे वापस जाना है, जिस रूट से आप पहले गए थे उसी रूट से। तो अब क्या करोगे आप दिमाग में, हाँ अगली बार ये आएगा, फिर आप दूसरे को बताओगे कि अब ये चीज़ आएगी, हाँ अब ये चीज़ आएगी, हाँ अब ये चीज़ आएगी। जैसे मान लो आपको पिक्चर है, पहली बार आप जैसे देखिए और दूसरी बार आप देखने जाओगे तो आप अपने साथी को बता रहे हो कि हाँ अब ऐसे होगा, अब वो इधर जाएगा, अब वो ये करेगा, अब वो ये कहेगा, अब ये कहेगा। तो क्या हो गया, आपने जो पूर्व ज्ञान थे, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, उन्हीं के आधार पर आपने नई संपत्तियों का विकास कर लिया। ओके, तो ये चिंतन के मूल तत्व थे। मानसिक प्रतिमा होगी, तो मानसिक प्रतिमा क्या होती है कि चिंतन में प्रतिमा का अधिक महत्व है। इमेज की बात मैंने आपको बता दी कि प्रतिमा होती है भाषा, संप्रत्य और प्रतिज्ञप्ति, ये 4 चीजें होती हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो गत अनुभूतियों और कुछ प्रतिमा के जो उनका समाधान मदद करते हैं, कि जो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो हमारे सामने जो समस्या आती है, उस समस्या को सुलझाने में कौन मदद करता है, जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है वो मदद करता है। तो जो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके आधार पर अपन समस्या का समाधान करते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? मॉर्गन किंग और रॉबिन्सन ने 1981 के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूतियों की कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को क्या कहते हैं? प्रतिमा कहते हैं। कि मान लो एक बार आप किसी रूट पे जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपने वहां पे किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपने गाड़ी को सही कर लिया। अगली बार जब आप उसी रूट पे मान लो कहीं भी जा रहे हो तो आपकी गाड़ी अचानक खराब हो गई, तो आप क्या करोगे, आप अपनी उसी जो पास्ट जो आपके एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियस आपका नॉलेज था, उसके आधार पर आप समस्या क्या करोगे, समाधान करोगे। ओके, तो इसमें कुछ खास, जो इससे स्पष्ट है कि गत अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को, गत अनुभूतियों की जो खास विशेषताएं, उनको जब हम किसी मानसिक रूप से अलग करने में समर्थ होते हैं, कि जो भी हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनमें से कुछ स्पेशल अलग अलग पॉइंट, जो चुनिंदा पॉइंट है, उनको अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिमा। उदाहरण के लिए, कल पार्टी में अपने मित्र को विचित्र वेशभूषा में याद करो। तो मान लो कल आप किसी पार्टी में गए थे और आपकी कोई ड्रेस था और कोई फ्रेंड था, उसने स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, तो उसके आधार पर क्या करोगे आप, उसकी एक इमेज बना लो, हाँ ऐसे ऐसे उसने पहन रखी थी, ऐसे ऐसे था, ऐसे। ओके, तो जो आपका प्रीवियस नॉलेज, आपका पूर्व ज्ञान है, उसी के कुछ खास चुनिंदा बिंदुओं को लेकर के आप क्या करोगे, समस्या का समाधान कर लोगे या उसके बारे में प्रतिमा का निर्माण कर लोगे। ओके, अब समझाएंगे कि चिंतन में प्रतिमा के महत्व को दिखाने के लिए कई प्रयोग किए गए। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे एक यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चिंतन में प्रतिमा काफी महत्व होती है, कि चिंतन में इमेज का, जो प्रतिमा बनती है, उस प्रतिमा का काफी महत्व होता है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती, कि यदि प्रतिमा, इमेज नहीं बनेगी ना सही से, तो आप चिंतन को ढंग से नहीं कर पाओगे। ओके, दूसरे तरीके से इसके ठीक विपरीत परिणाम ये भी पाए गए कि जिसमें यह दिखाया गया है कि चिंतन में प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता। कई जो एक्सपेरिमेंट है उनके आधार पर किया था कि जब तक आपके इमेज नहीं बनेगी दिमाग में, तब तक आप चिंतन नहीं कर सकते। और कुछ एक में ऐसा दिखाया कि आपके चिंतन करने में प्रतिमा का कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण भाग नहीं है, उपयोग नहीं है। ओके, अब आती बात तर्कना की, यानी चिंतन की कुछ बातें होगी कंप्लीट। अब देखते हैं अपन और किसके बारे में, चिंतन के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं चिंतन के बारे में कुछ और फैक्ट। चिंतन के, अब जो जीन पियाजे ने चिंतन के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? जीन पियाजे ने चिंतन के 2 प्रकार बताए, एक तो मूर्त चिंतन और एक अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन क्या होता है? मूर्त यानी हमारे सामने कोई चीज मौजूद हो, उसको रियल में, कि जो बालक होता है ना, विषय वस्तु को प्रत्यक्ष संपर्क में है। कैसे? प्रत्यक्ष। मूर्त मतलब उसकी मूर्त, मतलब सामने हमें दिखे, प्रत्यक्ष रूप से दिखे, तो वो कौन सा होता है? मूर्त चिंतन। इसको दूसरा क्या बोलते हैं? ये प्रत्यक्षात्मक भी होता है। मूर्त को हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन ही बोलते हैं। प्रत्यक्षात्मक यानी हमारे सामने कोई चीज मौजूद है, उसको हम देख करके महसूस कर करके वो कर रहे हैं। मूर्त सामने हमारे प्रतिमा बनी है, उसका संपर्क में आकर के हम चिंतन कर रहे हैं, वो कौन सा होता है? वो मूर्त चिंतन होता है। और ये सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। कैसे होता है? सबसे निम्न स्तर का। जीन पियाजे के अनुसार सबसे निम्न स्तर का चिंतन कौन सा है? मूर्त चिंतन है। और जो बाल विकास की एक जीन पियाजे ने अवस्था दी थी, मूर्त संक्रिया अवस्था, जो मूर्त संक्रिया अवस्था दी थी, कब से लेकर के, तो मूर्त चिंतन में क्या होता है कि जो हमारे सामने कोई भी चीज की उसकी इमेज बनी होती है, उसके संपर्क में आकर के हम चिंतन करते हैं। और बालक की जो मूर्त संक्रिया अवस्था थी, जीन पियाजे ने जो मूर्त संक्रिया अवस्था कब से कब तक, 7 से 11 या 12 वर्ष तक जो अवस्था बताई थी ना, मूर्त संक्रिया अवस्था,
उसमें ये चिंतन पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है? मूर्त में हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में आते, इसमें प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आए, केवल दिमागी रूप से सोच करके उसके बारे में चिंतन करते हैं। और इसमें उसमें केवल सामने चीजें आ रही थी हमारे, ये कैसा होता है? ये कल्पनात्मक होता है। इसमें एक तरीके से इमेज बनाते हैं, कल्पना करते हैं, दिमाग में, मस्तिष्क में सोचते हैं। उसमें प्रत्यक्ष संपर्क में आ रहे थे, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क में आना जरूरी नहीं है, इसमें वैसे भी अपन मानसिक रूप से सोच के कर सकते हैं। तो ये चिंतन कौन सा होता है? ये होता है अमूर्त चिंतन। और ये कौन से में पाया जाता है? ये जीन प्याजे की जो अंतिम अवस्था थी, कौन सी? बालक की औपचारिक जो क्रिया अवस्था थी, औपचारिक क्रिया अवस्था 12 वर्ष के बाद वाली, 12 वर्ष के बाद वाली, जब जीन प्याजे बढ़ेंगे तब देखेंगे अपन, वहां की बात अलग है। तो उसमें कौन सा चिंतन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है अमूर्त चिंतन। ओके, इसको प्रत्यक्षात्मक नहीं हो गया, अमूर्त को प्रत्यक्षात्मक बोलते हैं और अमूर्त कल्पनात्मक होता है। ठीक है। और एक लास्ट चिंतन, एक अंतिम चिंतन होता है जिसको तार्किक चिंतन के बारे में बात करते हैं। जॉन डीवी ने बात की थी तार्किक चिंतन। जो जॉन डीवी ने जो विचारात्मक कहा था ना, इसको विचारात्मक चिंतन भी कहा। किसने? जॉन डीवी ने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा था। और तार्किक चिंतन, इसमें क्या बनते हैं? इसमें रिफ्लेक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इसमें रिफ्लेक्स बनते हैं, यानी प्रतिबिंब बनते हैं, इमेज बनते हैं, प्रत्यय बनते हैं दिमाग में। इसमें तर्क वितर्क, जो आपको बताया था ना कि तर्क वितर्क, वाद विवाद, उनके आधार पर हम सही डिसीजन में पहुंचते हैं। तर्क वितर्क के आधार पर, वाद विवाद के आधार पर उन सभी को महत्व दिया जाता है चिंतन में। वो कौन सा चिंतन होता है? वो तार्किक चिंतन होता है। और ये उच्चतम चिंतन होता है, सबसे उच्च कोटि का, सबसे उच्च कोटि का। जिम्बार्डो रूप वालों का उच्चतम कौन सा था? वो था आलोचनात्मक चिंतन, इवेलुएटिव थिंकिंग थी। जो मूर्त और अमूर्त चिंतन थे, उसमें से निम्न में कौन सा था? मूर्त। और उच्च में कौन सा था? अमूर्त। और सबसे उच्च कोटि कौन सा है? तार्किक चिंतन। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन लिखा है। और इसमें तर्क और वितर्क के माध्यम से या वाद विवाद के माध्यम से इनके महत्व दिया जाता है। क्लियर? ये चिंतन की अपनी बातें हो गई। अब नेक्स्ट अपने सेकंड, अगले फेज में अपन क्या लेंगे? अगले फेज में लेंगे अपन कल्पना और तर्क। छोटी छोटी दो चीजें बची, कल्पना और एक तर्क, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चिंतन के बारे में पूरा चिंतन हो चुका है। चिंतन होता क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कितने प्रकार हैं, किसने कौन सा प्रकार दिया, किस में कौन सा चिंतन पाया जाता है, ये अब तक की अपन पूरी जानकारी ले चुके हैं। ओके, तो चिंतन टॉपिक अपना यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट आज। अब बचा क्या? नेक्स्ट पार्ट में कल्पना और तर्क, ये दो पार्ट इसे कंप्लीट। और अगले पार्ट में ये जो चिंतन, कल्पना, तर्क वाला जो पूरा पोर्शन है, ये दो वीडियोस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे यदि आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।